तो देखो बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है हमारा क्या, हाइड्रोकार्बन्स। इस यूनिट में जो हमें टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उनमें पहला तो है एल्कीन्स, दूसरा आएगा एल्कीन्स, तीसरा एल्काइंस और जो चौथा है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे और ये है हमारा क्या, एल्केन्स। इन्हीं को बोला जाता है पैराफिन्स। पैराफिन्स एक्चुअली दो वर्ड्स से बना है। एक है पैरम, पैरम मतलब होता है लिटिल, और एफिन्स मतलब होता है एफिनिटी। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी बहुत ही कम रिएक्टिविटी है, बहुत ही कम एफिनिटी है रिएजेंट्स के प्रति, अभिकर्मकों के प्रति बहुत ही कम बंधुता होती है। मीन्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर उनमें सबसे कम रिएक्टिव अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें तो वो एल्केन्स ही होते हैं। समझ गए ना? आगे हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है कि एल्केन्स रिएक्टिव नहीं है, केमिकली इनर्ट क्यों है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर हम एल्केन्स के एक जनरल फीचर्स पे आ जाएं, सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है कि प्रत्येक कार्बन, जो एल्केन है उनका प्रत्येक कार्बन sp3 संकृत अवस्था में होता है तथा चतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। आप देखोगे कि एल्केन्स में जितने भी कार्बन होंगे वो एक चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं और उसके केंद्र में खुद स्थित होते हैं। बाकी जो चार संयोजकताएं हैं कार्बन की, वो चार अन्य समूहों से, हाइड्रोजन से, कार्बन से सैचुरेट होती हैं। और हर एक कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है वो है sp3, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा है कि अगर तीन या अधिक कार्बन होते हैं एल्केन में तो ये कार्बन परमाणु सीधी रेखा में ना स्थित होकर टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग व्यवस्था में होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे कि वो आपको ऐसे दिखेंगे, फिर कि एक कार्बन ये है तो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल सीधी एक लाइन में नहीं होते। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जब कार्बन की चतुष्फलकीय व्यवस्था होगी तो कोई भी परमाणु कार्बन का जो है श्रृंखला में, वो सब के सब एक साथ, एक से ज्यादा परमाणु एक ही लाइन पे नहीं आ सकते, एक ही उस पे व्यवस्था पे नहीं आएंगे, एक सरल रेखा में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी व्यवस्था हो जाती है। जब तीन या अधिक हों, दो तक तो एक लाइन में आ सकते हैं, लेकिन तीसरा होगा तो फिर वो लाइन से हटके आएगा। और इसलिए तीन या अधिक कार्बन होने पर कार्बन की जो श्रृंखला होगी हम उसे जिगजैग व्यवस्था में दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसमें जो सी सिंगल बॉन्ड सी बंध लंबाई है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम, जो दोनों कार्बन की सह संयोजी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। और पिकोमीटर में लिखें तो 154 पिकोमीटर। CH की जो बंध लंबाई है वो है 1.12 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से CC बंध ऊर्जा 83 किलो कैलोरी पर मोल, 342 किलो जूल पर मोल, और CH बंध ऊर्जा 99 किलो कैलोरी पर मोल या 408.6 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, फिर आता है कि इसमें अगर आप देखोगे तो एक श्रृंखला समवायवता दिखती है आपको, है ना। प्रकाशिक समवायवता हो सकती है जब अलग अलग प्रकार के एल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़े हों सेंटर कार्बन से, स्थिति समवायवता हो सकती है, और संरूपण समवायवता पाई जाती है। और इसकी संरूपण की डिटेल हम इसी में देखेंगे। श्रृंखला और स्थिति समवायवता में ऑलरेडी समवायवता में डिस्कस कर चुका हूं। अब एक एल्केन के अगर हम कार्बन हाइड्रोजन को एक बार देख लें कि कौन कौन से प्रकार के कार्बन हो सकते हैं एक एल्केन में, तो ऐसा कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से संलग्न दिखेगा बच्चों वो है 1 डिग्री कार्बन, और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे, मीन्स ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये 1 डिग्री क्या होगा, हाइड्रोजन। ऐसा ही कार्बन जो 3 कार्बन से संलग्न हो, जैसे कि ये वाला कार्बन आप देख रहे हैं तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा, और इसमें ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो है 3 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसे ये वाला कार्बन 2 निकटवर्ती कार्बनों से जुड़ा है, इसीलिए ये है 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन देखो 4 कार्बन से संलग्न है, इसे 4 डिग्री कार्बन। तो इस तरह से हम एक एल्केन में विभिन्न प्रकार के कार्बन देख सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। ये डिपेंड करेगा कार्बन
कितनी श्रृंखला, कितनी ब्रांच्ड है। और एक चतुष्फल की व्यवस्था अगर हम कार्बन की देखें, sp3 हाइब्रिड कार्बन की, तो वो ऐसे दिखेगी आपको कि दो बंध तो एक ही तल में है H और H, और एक हाइड्रोजन या एक समूह तल के पीछे और एक समूह तल के आगे की ओर होगा, और इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय व्यवस्था। और ये जो एंगल दिखेगा आपको 109.5 डिग्री का या 109 डिग्री 28 मिनट का। और कुल मिला के अगर आप इसमें देखोगे तो आपको ऐसे 6 बंध दिखेंगे बच्चों। 3 तो ये हो गए, 1 2 और एक ये है 3, तो कुल मिला के HCH जो बॉन्ड होंगे कुल मिला के 6 होंगे। ओके, तो यहाँ तक आप एक जनरल फीचर समझे हाइड्रोजन इसके हाइड्रोकार्बन में एल्केन की। अब हम आते हैं एल्केन के निर्माण की विधियां। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत सारे। और इसमें सबसे पहले विधि है सावत्य सेंडरेंस अभिक्रिया, सावेटियर सेंडरेंस रिएक्शन। बहुत ही इजी है, नाम भले इतना कठिन सा है लेकिन रिएक्शन बहुत इजी है। एल्कीन हो या एल्काइंस हो, ठीक है, इसमें एल्कीन्स या फिर एल्काइंस इनका रिडक्शन हो सकता है। मतलब हम यहाँ एल्काइन भी अगर ले लें तो इस तरह से H2 और लगभग 300 डिग्री में CH3, तो इस तरह से एल्कीन का रिडक्शन कराया जाए हाइड्रोजन से। प्लेटिनम और पैलेडियम लेते हैं तो टेम्परेचर 473 से 573 केल्विन की जरूरत होगी, और इस तरह से ये हमें एल्केन मिलेंगे। अगर हम रेने निकल लेते हैं तो ये रूम टेम्परेचर में भी हो जाती है रिएक्शन। रेने निकल एक्चुअली निकिल और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, जिसको NaOH में घोलते हैं तो निकिल फ्री हो जाता है, और ज़्यादा पोरस होने के कारण एक अच्छी कैटालिटिक पावर रखता है। तो एक बेस्ट कैटालिस्ट होता है, और इसको इथाइल अल्कोहल में स्टोर करके रखा जाता है। तो इस तरह से एल्कीन का रिडक्शन करा दें, ठीक है, या फिर हम एल्काइन का रिडक्शन करा दें तो एल्काइन में 2 मोल हाइड्रोजन लगेंगे, तब जाके ये क्या बनेगी, एल्कीन। तो इस तरह से हमें जो है, और एल्कीन के लिए थोड़ा अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है रिडक्शन के लिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। तो इस तरह से सावत्य सेंडरेंस अभिक्रिया द्वारा एल्कीन को या एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर छोटे एल्केन हैं 3 कार्बन के या 4 कार्बन के, तो इनमें एंगल स्ट्रेन के कारण ये कम स्थायी होते हैं बच्चों, इनके बॉन्ड एंगल काफ़ी डेविएट होते हैं। तो ऐसे में इनको अगर हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस किया जाए तो ये तुरंत ब्रेक होके और इस तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक इस तरह से, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन में। जैसे साइक्लोप्रोपेन लें हम, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन से बनेगा प्रोपेन, और ये है साइक्लोब्यूटेन, तो इससे बन जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। तो इस तरह से छोटे साइक्लो एल्केन को भी रिड्यूस करके हम एल्केन बना सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे विद्युत अपघटन। तो इसमें लिए जाते हैं कार्बोक्सिलेट, मतलब सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, इनको घोला जाता है वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है और फिर विद्युत अपघटन करते हैं। तो ऐसे में कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप है वो ब्रेक होके पहले तो K+ हटा देगा या Na+ और कार्बोक्सिलेट ग्रुप बनाएगा। तो कार्बोक्सिलेट नेगेटिव चार्ज का होता है और इसलिए एनोड में जाके ऑक्सीडाइज्ड होता है और वहां पर एल्केन बनाता है। बाकी जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे लिबरेट होती है, और ये जो पोटेशियम या सोडियम आयन है ये वाटर के OH से मिलके NaOH बना लेते हैं और CO2 लिबरेट हो जाती है। तो कुल मिला के जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो एल्केन तो मिलते हैं हमें एनोड पर और हाइड्रोजन मिलती है कैथोड पर, और जो विलयन है वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। और विद्युत अपघटन में क्षारीयता लगातार बढ़ती जाती है क्योंकि NaOH बनता जाएगा। अगर हम पोटेशियम एसीटेट ले लें तो हमें इथेन मिलेगा, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप मिलके और इस तरह से इथेन का कन्वर्जन या फॉर्मेशन करते हैं। क्रिया विधि में अगर आप आ जाएं तो पहले स्टेप में आप देखते हैं कि जैसे ही एक्वस मीडियम में हम घोलेंगे सॉल्ट को, वो आयोनाइज्ड होगा और एक बनाएगा एसीटेट आयन और एक सोडियम आयन। एसीटेट आयन में नेगेटिव चार्ज है इसलिए एनोड पर पहुंचेगा और वहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीकृत होता है। एक एसीटेट से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक निकल जाता है, तो 2 मोल लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये एसीटेट फ्री रेडिकल बनता है।
एसीटेट फ्री रेडिकल फिर आगे ब्रेक होकर ये 2 मोल क्या करेगा, इस तरह से ब्रेक कर देगा, तो ये 2 मोल CO2 में चेंज हो जाएगा और 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। पहले यहाँ पर मैं ऐसे बना दूं, अगर एक स्टेप में लिख दिया मैंने यहाँ पे, पहले ये चेंज हो जाएगा CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल और फिर इनका कॉम्बिनेशन होगा तो ये बनेगा एथेन। कैथोड में सोडियम आयन या पोटेशियम आयन पहुंचते हैं, इलेक्ट्रोड लेके पहले मेटल में चेंज होंगे, चूंकि मीडियम एक्वस है तो KOH तुरंत ठीक है, मतलब पोटेशियम तुरंत H2O से रिएक्शन करेगा और KOH में चेंज हो जाता है और हाइड्रोजन इस तरह से लिबरेट हो जाती है। तो कैथोड में हमें हाइड्रोजन लिबरेट होती हुई दिखती है। एक्चुअली में रिडक्शन तो K का हुआ लेकिन निकल क्या रही है, हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन चलती है, मतलब इसकी जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में ये बनते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल और इस तरह से ये बन जाता है एथेन। इस रिएक्शन में कुछ अमाउंट में एस्टर भी बनता है जो ये बताता है कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चली है। अभिक्रिया में माध्यम क्षारीय हो जाता है तथा पीएच बढ़ता है क्योंकि प्रबल क्षार बनता है। मतलब जैसे जैसे अभिक्रिया चलेगी पीएच या QH या NUH बनेगा, मीडियम का जो क्षारीय हो जाएगा और पीएच बढ़ता जाता है। अगला है कि यदि इसी में एक पॉइंट है कि एक ही कार्बोक्सिलेट लेने पर हमें सम संख्या वाला एल्केन मिलेगा, सममित एल्केन मिलेगा। अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलेट कर दोगे तो यहाँ एक से ज्यादा फ्री रेडिकल मिलेंगे और वो फ्री रेडिकल कई प्रकार के एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मींस एक मिक्सचर ऑफ एल्केन प्राप्त होगा। तो बात समझ गए ना। तो ये है कौन सी विधि बच्चों, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एल्किल ग्रुप है वही एल्केन में चेंज हो जाता है। सोचो अगर हम यहाँ पोटेशियम फॉर्मेट का यूज कर दें, मतलब हम यहाँ पर किसका यूज कर दें, पोटेशियम फॉर्मेट। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लें कि इसमें क्या बनेगा तो ध्यान रखें कि पोटेशियम फॉर्मेट अगर लेते हैं और विद्युत अपघटन करते हैं इसके जली विलयन का जल में लेके, तो हाइड्रोजन एनोड में भी बनेगी और हाइड्रोजन कैथोड में भी प्राप्त होगी। ये एक ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है कि पोटेशियम फॉर्मेट का जली विलयन लेकर विद्युत अपघटन कर दें तो वहां पर एनोड और कैथोड में दोनों में हाइड्रोजन लिबरेट होगी और माध्यम क्षारीय हो जाएगा। फिर हम आते हैं बुर्ज रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बुर्ज रिएक्शन जो होती है इसमें सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये सम संख्या वाले सममित एल्केन बनाने की एक बेस्ट विधि है प्रयोगशाला में, लैब में। समझ गए ना कि सम संख्या वाले मतलब 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन, इस तरह से सम संख्या वाले सममित एल्केन 2 बराबर भाग में बंटने वाले एल्केन बनाने की बेस्ट विधि है, क्योंकि इसमें एक एल्किल हैलाइड के प्रयोग से एक ही एल्केन प्राप्त होगा जिसमें सम संख्या में कार्बन होंगे। मतलब अगर हम एल्काइल हैलाइड केवल एक ही प्रकार का पूरी अभिक्रिया में यूज करते हैं तो चाहे उसमें 1 कार्बन हो, चाहे 2 कार्बन हो, चाहे 3 कार्बन हो, वो रिकम्बाइंड होंगे, जुड़ेंगे तो हमेशा कार्बन डबल हो जाते हैं और इसीलिए वो सम संख्या वाला कार्बन वाला एल्केन बनता है। तो इसलिए एल्काइल हैलाइड एक ही प्रकार का होता है जिससे सम संख्या कार्बन वाले एल्केन बनते हैं। जैसे हम यहाँ लिखें RX, मतलब इसकी रिएक्शन में RX लिया जाता है और सोडियम इस तरह से शुष्क ईथर में रखा जाता है। ऐसा इसलिए रखा जाता है बच्चों कि अगर ईथर में जरा सा भी जलवाष्प आ गई तो सोडियम उससे रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन रुक जाएगी, तो शुष्क ईथर लिया जाता है और एल्काइल हैलाइड को ईथर में घोल के सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से 2R फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगी, 2R जुड़ जाएंगे और NaX निकल जाता है। सपोज आपने यहाँ मिथाइल क्लोराइड ले लिया दोनों जगह तो आपको इथेन मिलेगा, इथाइल क्लोराइड ले लिया तो ब्यूटेन मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन आ गए, यहाँ देख रहे हैं आप कि 4 कार्बन आ गए, कि अगर आप जितने भी कार्बन का एल्काइल हैलाइड लोगे उससे डबल कार्बन का आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक एल्केन या जो भी आप एल्केन बनाना चाहते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स एक ही एल्केन मिलेगा, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है सममित और सम संख्या कार्बन वाले एल्केन बनाने की। अब आता है कि यदि 2 प्रकार के एल्काइल हैलाइड प्रयोग किए जाएं तो क्या होगा। तो ध्यान रखें कि अगर 2 प्रकार के एल्काइल हैलाइड प्रयोग कर दिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 प्रकार के जो मिथाइल ग्रुप है या इथाइल, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 2 प्रकार के एल्काइल ग्रुप हैं, तो उनके परस्पर टकराने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है और
एक ऐसे हो सकती है। तो कुल मिला के अगर दो मिथाइल आपस में टकराएंगे, ये रिएक्शन बिल्कुल फ्री रेडिकल जैसे ऊपर आपने देखी उसी तरह से चलती है। तो दो मिथाइल ग्रुप जुड़ सकते हैं, आपस में टकरा जाए, दो इथाइल ग्रुप टकरा सकते हैं, और इथाइल और मिथाइल टकरा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 प्रकार के आपको एल्केन प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से अगर 2 प्रकार के अल्काइल हैलाइड प्रयोग किए जाएंगे तो हमें एल्केन का मिक्सचर बनेगा, और वो कोई मतलब का नहीं होगा। उसके एल्केन को सेपरेट करना आसान नहीं है, इसलिए ये मिक्सचर बनाने में बेस्ट यूज नहीं की जाती। फिर भी अगर ये संभावना से पूछी गई है कि कितने उत्पाद संभव है, तो इतने उत्पाद संभव है। इसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकली मिलता है कि यदि मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड की एक एक मूल अभिक्रिया में प्रयोग किए जाए और सभी संभावित उत्पाद बनने का जो संभावना है बिल्कुल समान है, मतलब सभी संभावित उत्पाद समान अनुपात में बनते हैं, तो कितने ग्राम प्रोपेन प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखें कि 1 मोल मिथाइल क्लोराइड और 1 मोल इथाइल क्लोराइड लिया गया है, दोनों को एक पात्र में रखा गया, एक ही पात्र में, और ये कह रहा है कि सभी जो संभावित उत्पाद हैं वो समान अनुपात में बन रहे हैं, तो बताएं कितने ग्राम प्रोपेन प्राप्त होगा। तो देखो यहां पर अगर हम देखें कि 1 मोल हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, 1 मोल इथाइल क्लोराइड लिया, हम जानते हैं 3 संभावनाएं हैं उत्पाद बनने की। एक तो दोनों मिथाइल जुड़ जाए, एक मिथाइल और इथाइल जुड़ जाए, और तीसरी संभावना है दोनों इथाइल जुड़ जाए। तो इस तरह से मिथाइल समूह आप देख रहे हैं 3 जगह दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है 2 मिथाइल और 1 इथाइल के साथ। तो इसका मतलब है कि 1 मोल मिथाइल 1/3 1/3 1/3 3 जगह बट रहा है। ऐसे ही 1 मोल इथाइल इस तरह से 3 जगह 1/3 मोल में बट रहा है। तो अब आप प्रोपेन में देखो कि प्रोपेन में जो मिथाइल है वो 1/3 आया 1/3 मोल, और एथाइल ग्रुप कितना आया 1/3 मोल। तो टोटल अगर आप देखें तो ग्राम में अगर हमें चेंज करना है तो मिथाइल का अणुभार है 15, 1/3 पार्ट आ रहा है, तो 1/3 इंटू मोल मतलब 15 ग्राम, प्लस 1/3 इंटू 29 इथाइल का मोलर मास, दोनों जोड़ दिए तो ये हो गया 44.3 ग्राम, मीन्स 14.66 ग्राम प्रोपेन बनेगा। ठीक इसी तरह से आपको मिथेन ये पूछ ले कि इथेन कितनी ग्राम बनेगा, तो 1/3 इंटू 50 प्लस 1/3 इंटू 15, तो इस तरह से 15 का 1/3 लेना है। पूछे ब्यूटेन कितना बनेगा, तो 1/3 इंटू 29 प्लस 1/3 इंटू 29 जोड़ दो। तो इस तरह का न्यूमेरिकल इसमें पूछा गया है। तो बात समझ गए ना, तो ये है बुर्ज रिएक्शन। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट है ड्यूमा मेथड, जिसे बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट सोडा लाइम मेथड। ये एक ऐसी मेथड है, अभी आपने जो ये ऊपर की 2 या 3 मेथड देखी, इस तीनों मेथड्स में हम मीथेन नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते हैं? मीथेन, क्योंकि जब भी उसमें एल्केन बनेगा मिनिमम 2 कार्बन से तो स्टार्ट होगा, चाहे वो रिडक्शन में देख लो आप, चाहे वो कार्बोक्सिलेट के इलेक्ट्रोलिसिस में कोल्ड में देख लो, बुर्ज में। लेकिन ड्यूमा मेथड ऐसी है जिसमें मीथेन भी बनाया जा सकता है। इसमें लिया जाता है सोडियम कार्बोक्सिलेट या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, और सोडा मतलब NaOH और लाइम मतलब CaO, इन दोनों को मिला के गर्म किया जाता है। तो यहाँ से R आता है, यहाँ से H, और मिल के बन गए RH, और ये बन गया Na2CO3। यहाँ पर CaO का काम होता है NaOH को बिल्कुल ड्राई रखना, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर हम सोडियम एसीटेट यूज कर लें तो यहाँ से ये इतना निकल जाएगा, सॉरी यहाँ से ये देखें आप कि इतना निकल गया, तो ये बन गया मीथेन, और इस तरह से Na2CO3। अगर हम सोचो सोडियम फॉर्मेट का यूज कर दें तो इतना निकलेगा, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, इसमें एल्केन नहीं बनेगा। कब? जब हम सोडियम फॉर्मेट का यूज करेंगे। हम यहाँ पर अगर सोडियम बेंजोएट का यूज कर दें तो हमें बेंजीन मिल जाएगी, मतलब इसमें एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन बनाए जा सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? फिर और आगे बढ़े, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, असाइनमेंट में मिलेगा कि ये है आपके पास कार्बोक्सिलेट सोडियम, ठीक है, ये भी कार्बोक्सिलेट है और ये भी कार्बोक्सिलेट है सोडियम। ये पूछा कि अगर इन तीनों को गर्म करें तो क्या बनेगा, तो देखो इन तीनों से एक ही प्रकार का एल्केन बनेगा बच्चों, क्योंकि यहां से ये हटेगा तो CH3 CH3 C2H5, ठीक है। यहां से आप हटा दो ये वाला ग्रुप तो भी यहाँ पर H आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी H आके जुड़ेगा, तो यहाँ इथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, और यहाँ से भी हटा दो तो यहाँ पर भी एक H आके जुड़ जाएगा,
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीनों से हमें केवल एक ही प्रकार का एल्केन मिलेगा और ये है C2H5CH3CH3। समझ गए ना? तो ये इस तरह से सोडा लाइम मेथड यूज की जाती है। तो ये है हमारी सोडा लाइम मेथड। फिर आती है कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन ध्यान रखें, ये है इस विधि का जो है, इस विधि ठीक है द्वारा साखित एल्केन बनाए जाते हैं। मतलब इसमें साखित भी मिलेंगे और सम संख्या वाले, विषम संख्या वाले कोई भी बना सकते हैं। इसमें एक तो लिया जाता है R2CuLi डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, जिसे बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। इसमें जो R होता है गिलमैन रिएजेंट में, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री, मतलब कितना भी ब्रांच्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ जो RX यूज किया गया है ये 1 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से यहां से एक R और एक R यहां से मिलके ये बना देते हैं एक एल्केन, और ये निकल गया RCu प्लस LiX। तो यहां मैंने लिख दिया है कि R 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है और R मुख्यतः 3 डिग्री लिया जाता है, तो ब्रांच्ड एल्केन बन जाएगा। और R डैश जो है यहाँ पर वो 1 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर है आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है कॉपर के साथ, डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम क्यूप्रेट है ना, और यहाँ लिया मेथाइल क्लोराइड। तो यहाँ से एक आइसोप्रोपाइल और यहाँ से एक क्या आ गया बच्चों, मिथाइल। तो ये बन गया एक साखित एल्केन और इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। तो यहाँ जितना ज्यादा ब्रांच्ड लेंगे उतना ही ज्यादा ब्रांच्ड एल्केन हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है साखित श्रृंखला वाले, सम कार्बन वाले, विषम कार्बन वाले एल्केन। ओके, फिर आती है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन जो है, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ये आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी दिखेगी। तो यहाँ पर जो CO ग्रुप है इसका रिडक्शन कराया जाता है जिंक अमलगम और सांद्र HCl से। तो ये कंप्लीट हट जाता है H2O बन के और यहाँ पर आ जाता है 2 हाइड्रोजन और ये बन जाता है कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कीन बनता है। अगर हम एसीटोन लें तो प्रोपेन बन गया, एसिटल्डिहाइड लें तो इथेन बन गया। तो इस तरह से CO समूह को CH2 में कन्वर्ट करना है तो क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आती है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, एल्डिहाइड या कीटोन्स का रिडक्शन कराया जाता है। मींस यहाँ पर R या फिर RH हो सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन, बस इसमें जो रिड्यूसर है वो बदल दिया गया और इस तरह से रिड्यूसर आता है N2 और ये जो CO समूह है आप देख रहे हैं वो चेंज हो गया CH2, बस रिड्यूसर बदला गया है। तो यहाँ पर CH2 यहाँ से आ जाता है, CO का हो गया CH2। इस तरह से वोल्फ-किर्चनर और क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों का यूज यहाँ पर किया गया है। ये अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ोगे कंप्लीट रिडक्शन में, वहां पर भी आती हैं। फिर आता है एल्काइल हैलाइड्स। तो देखो बच्चों, एल्काइल हैलाइड्स को हम इनसे रिड्यूस कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि हैलाइड हो सकते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। यहाँ पर X ये नहीं होना चाहिए फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता और इसीलिए यहाँ पर हम इसका यूज नहीं कर सकते। रेड फास्फोरस और अगर आपने HI यूज कर दिया तो फ्लोराइड आयोडीन लिबरेट कर देगा। तो इस तरह से इन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जिंक एस्टिक एसिड, जिंक HCl, ठीक है, इनसे, या रेड फास्फोरस और HI का भी यूज किया जा सकता है। क्या यूज किया जा सकता है? रेड फास्फोरस प्लस HI। तो इनसे भी एल्काइल हैलाइड एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस Cl हटा और H आ गया। NaBH4 से भी कराया जा सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराया जा सकता है। तो इस तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा ब्रांच्ड एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन NaBH4 सारे ब्रांच्ड एल्केन को भी, एल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस कर सकता है। ये बात ध्यान रखनी है। फिर लास्ट बचती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही बेस्ट रिएजेंट है क्योंकि इसमें R- ग्रुप होता है। तो जितने भी ऐसे यौगिक जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन होता है, सक्रिय हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन डायरेक्ट OH से जुड़ा हो, एल्कोहल की OR से जुड़ा हो, अमोनिया की NH2 से जुड़ा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो, H2S में हो,
हैलोजन एसिड भी हो सकते हैं यहाँ पर, मतलब हैलाइड ग्रुप भी हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फिर फ्लोराइड भी हो सकते हैं, है ना। अमाइन, सेकेंडरी अमाइंस, अमाइड हो सकते हैं। इसके अलावा ईथर्स जो है वो हो सकते हैं क्या, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, मतलब इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें CH2 ग्रुप इसके बीच में घिरा होता है, दो बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप के बीच में, जिनका माइनस हाई इफेक्ट हो, जैसे दो साइनाइड, दो एस्टर, दो, इस तरह से, ठीक है। एल्केन, एल्काइंस हो सकते हैं जिनमें एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इस तरह का कोई भी कंपाउंड में अगर H प्लस है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ से हमेशा एल्केन का फॉर्मेशन होगा। हम फिनॉल ले लें तो फिनॉक्साइड आयन बचेगा, और वहां पर मतलब हम यहाँ कहें कि ये C6H5O माइनस भी हो सकता है, तो ये बदल जाएगा एल्केन में। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे वाटर से रिएक्शन करा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन। हम अल्कोहल से रिएक्शन करा दें तो हमें एल्केन मिल जाएगा। हम साइक्लोपेंटाडाइन से मिला दें तो यहाँ के हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि अगर ये निकल जाए तो ये रिंग जो है एरोमेटिक हो जाएगी, इसलिए इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो इस तरह से एक्टिव हाइड्रोजन वाले किसी भी कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाए तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ गए, क्लियर है। और बचती है एक और रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन। देखो एल्कीन पर डाइबोरेन की रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोबोरेशन। तो देखो यहाँ पर जो डाइबोरेन है उसका B प्लस और H माइनस होता है, तो जब हम इसको एल्कीन के साथ ट्रीट करते हैं तो H माइनस CH से जुड़ गया, ये मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा, मतलब निगेटिव आयन CH में जुड़ गया और B प्लस आयन CH2, और इस तरह से 3 मोल, क्योंकि 3 H है तो इस तरह का एडिशन होगा, तो ये बनता है ट्राई एल्काइल बोरेन, जो कि एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। फिर बाद में से जिंक और एस्टिक एसिड से ट्रीट किया जाए तो एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएगा किसमें बच्चों, क्योंकि ये माइनस होता है और ये प्लस, और यहाँ से ये प्लस है, तो इस तरह से यहाँ पर ये एल्केन में चेंज हो जाता है। और इस तरह से हम एल्कीन को भी किस में बदल सकते हैं, एल्केन में, बाय B2H6 से। इस तरह से ये चेंज होते हैं एल्केन में, तो एल्कीन के रासायनिक गुणों में। और ध्यान रखें इसमें हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा बच्चों वो होता है हमेशा सिस, मतलब अगर हम ये लें CH डबल बॉन्ड CH और ये है R और यहाँ लिखा है B2H6, तो दोनों हाइड्रोजन एक इस पक्ष से जुड़ जाएगा और एक इस पक्ष से, और इस तरह से हमें सिस एडिशन होता है H2B2 और H, मतलब इसका डाइबोरेन का, ठीक है। इसी तरह से अगर कार्बाइड ले लिए जाए तो जितने भी कार्बाइड्स हैं, जैसे बेरिलियम कार्बाइड या जिनमें मेथेनाइड आयन होता है, मतलब ये कहें कि कार्बाइड में मेथेनाइड जो होते हैं, मेथेनाइड्स मतलब जिनमें ये 4 माइनस आयन होता है, उनकी वाटर से रिएक्शन होती है तो ये चेंज हो जाते हैं मीथेन में। तो इस तरह से बेरिलियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, इनके जल अपघटन से बनते हैं इथेन में मीथेन। तो ये मेथड्स हैं हमारे एल्केन के प्रिपरेशन की। ओके, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है बच्चों, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो गई, बुर्ज रिएक्शन हो गई, कोलविल इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, और एक सवेटे सेंटेंस। देखो ये जितनी रिएक्शन आपने यहाँ पर प्रिपरेशन में पढ़ी हैं ये आगे जाके रिपीट होंगे। मैं बता दूं कौन कहाँ रिपीट होगी, एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण में सवेटियर मेथड आएगी। हेलो एल्केन पढ़ोगे तो वहाँ रासायनिक गुण आते हैं, बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज फिटिक रिएक्शन, फिटिक वहाँ आ जाएगी ये रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ोगे तो वहाँ डी कार्बोक्सिलेशन आता है, जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोलिसिस आ जाएगी। बात क्लियर है। ठीक इसी तरह से ड्यूमो मेथड भी वहीं आएगी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। इसके अलावा कोरे हाउस रिएक्शन भी एल्काइल हैलाइड में आती है। ये है क्लीमेंस रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन वाली चैप्टर में पढ़ोगे, कंप्लीट रिडक्शन वाली प्रोसेस में एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर ये रिएक्शन आ जाएगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो कई जगह यूज होगा, वहाँ आता ही आता है ना। इसके अलावा हाइड्रोबोरेशन एल्कीन की प्रॉपर्टी में आ जाता है। कार्बाइड्स पर एक नया टॉपिक है, तो कार्बाइड्स चैप्टर में ये बहुत मिलता है, मेथेनाइड, एसिटिलाइड, है ना। तो उनसे जो है हाइड्रोकार्बन्स बनाए जाते हैं जल अपघटन में, तो यहाँ केवल हम मेथेनाइड से लेंगे क्योंकि हमें एल्केन इसी बस से मिल सकता है। तो ये थी कुल मिला के एल्केन और उनकी प्रिपरेशन की मेथड्स। इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, तो अगले चैप्टर में देखते हैं बच्चों। ओके, तो एंड करते हैं हम।